लेकिन भारत में कैसे बड़ा फिदाइन ऑपरेशन चल रहा है, ड्रिल चल रही है। कैसे किसी फिदाइन आतंकी को न्यूट्रलाइज करना है, वो अगर पहुंच गया है, किसी घर में छिपा है, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयारी है। आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। एक ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जम्मू कश्मीर की, जहां एक आतंकी रफीक जो फरार है, रफीक की संपत्ति जब्त हुई है। लाखों की संपत्ति पर जब्ती की कार्रवाई हुई है। और इस बीच मसूद अजहर क्यों गिड़गिड़ा रहा है? आपको याद होगा, मसूद अजहर जो भारत की जेल में बंद था और एक प्लेन हाईजैक हुआ, उसके बाद मसूद अजहर को छोड़ा गया। लेकिन मसूद अजहर जब भारत की जेल में बंद था तो वो क्या कर रहा था, क्या हो रहा था उसके साथ, उसने पहली बार कबूला है। सुनिए। याद है, मेरी रिहाई से कुछ अर्सा पहले दिल्ली के चंद ऑफिसर मिलने के लिए आए, मुझे आकर टटोलने लगे कि इसका जज्बा बाकी है, ये खत्म हो गया, गैरत का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। कहने लगा क्यों? मैंने कहा हमारी माएं हर दिन अपने बच्चों को जिहाद की लोरी सुनाती है, हमारे पास कुरान मौजूद है, तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, कुरान की आयतों से तो नहीं मिटा सकोगे, कॉन्फ्लिक्ट तोड़ दोगे, मगर कुरान की आयतें तो तरावी में पढ़ी जाएंगी, सुबह शाम पढ़ी जाएंगी, नमाजों में पढ़ी जाएंगी। कहता है क्या कुरान में जिहाद है? मैंने कहा कुरान की 450 आयतों में जिहाद है और हर मुसलमान पढ़ता है, समझता है। काफी सारी बातें हो गई। उसने कहा तुम चंद मुजाहिद हमारा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने कहा 10 साल में तुमने मुजाहिदों का क्या बिगाड़ लिया है? काफी बातें हो गई। आखिर में तनकन कहने लगा मौलाना आपको तो इंडिया ही में रहना है। जमीन की तरफ इशारा करता था कि तुम्हारी कब्र यहाँ बनी है, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है, जसवंत सिंह 70 घंटे उस दिन जागता रहा जब तैयारा अगवा हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी की नींद उड़ चुकी थी, उनकी कब्रें वहीं बन गई। और फिर मुझे आके कहते हैं मौलाना कहीं जाना है। मैंने कहा जरा आराम करो, वुजू भी करने दो। वुजू किया, साथियों से मुलाकातें की, खुद अपने तैयारे पे बिठा के लाए। बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं था, खुदा की कदम तलाशी भी नहीं थी, इसलिए कि डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथ में हथकड़ियां डाल दी। मैंने हाथ से यूं करके पट्टी उखाड़ी। कहने लगे क्यों उखाड़ी है? तो मसूद अजहर का एक हिस्सा आपने सुना, इसका आगे का हिस्सा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन जेल की कहानी सुनाने वाला है मसूद का दूसरा ऑडियो है। इसमें मसूद ने IC-814 हाईजैक की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे प्लेन हाईजैक के बाद उसे छुड़ाया गया। मसूद ने दावा किया कि इसके लिए दिल्ली से अफसर आए थे। ऑडियो में मसूद ने मजहब और जिहाद की घुट्टी पिलाई। वो भड़काने और आतंक के लिए जिहाद का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मसूद ने ऑडियो में कहा कुरान में भी जिहाद है। ये बातें उसने भारतीय अफसरों के सामने कहने का दावा किया। बोला रिहाई से पहले वो लोग मेरा जज्बा टटोल रहे थे, मुझे कहने लगे कि कश्मीर में जिहाद खत्म हो जाएगा या नहीं। मैंने कहा 50 साल भी हो जाए तब भी जिहाद खत्म नहीं होगा। मैंने कहा हमारी माएं हर दिन जिहाद की लोरी सुनाती हैं। इतना ही नहीं, मसूद बोला भले तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, लेकिन हमारे पास कुरान है, आयतें से तो नहीं मिटा सकोगे। मसूद बोला वो अफसर भारत में मेरी कब्र बनाने को कह रहे थे, लेकिन अल्लाह के करम से बिना पासपोर्ट के मुझे छोड़ दिया। वो इतने डरे थे कि मेरी आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी डाल दी। ऑडियो में वो अटल जी और विदेश मंत्री का नाम लेता है। बोला वाजपेयी जी की नींद उड़ गई थी, जसवंत सिंह 70 घंटे जागे। दरअसल इन्हीं के पद पर रहते 1999 में मसूद को छोड़ा गया। मसूद ने ऑडियो में जिस कोट भलवाल जेल का जिक्र किया है, जम्मू की उसी जेल में मसूद 5 साल के लिए रखा गया। मसूद 1994 से 1999 तक कोट भलवाल जेल में बंद था। जब वो घाटी में आतंक फैलाने आया तो उसे दबोच लिया गया था।
उस वक्त का उसका बयान है। अब सुनिए जरा, मसूद जब जेल में था तो जेल में उसकी ठीक से खातिर की जा रही थी। सुनिए क्या कह रहा है। मुझे अल्लाह की नुसरत का एक वाकया याद आ गया। जब कोट बलवाल जेल में हमने सुरंग खोदी थी, वो सुरंग आखिरी दिन पकड़ी गई, हमें पकड़ के ले गए, सब साथियों को मारना शुरू किया, लोहे की सलाखों से पीटते थे, मुंह से खून था, नाक से खून था, सर से खून था, टांगे सियाह हो चुकी थी, साथियों के आजाद जिस्म के इस तरह सूज गए थे जिस तरह डबल रोटियां होती हैं, मार मार के फेंक दिया, जंजीरें बांध दी, पेशाब करने पे पाबंदी, खाना खाने पे पाबंदी। उस हालत में साथी सजदों में गिरे अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। अगले दिन पूछताछ शुरू हो गई कि सुरंग कैसे खोदी थी, आलात कहां से आए थे। मुझे उठाकर ले गए, जिस अफसर के पास मेरा इंटेरोगेशन था, बड़ा जालिम, मेरी जंजीर पकड़ के हिलाता, कभी मां की गाली देता, कभी बहन की गाली देता। मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं सुनी थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए, गाली की वजह से मैंने जब्त किए कि काफिर कहीं रोता हुआ ना देख ले। मां बहन की गाली हमारी समझ में नहीं आती। हम तो, हमारी नजरों में तो मां का एक तकद्दुस है, हमारी नजर में तो बहन फरिश्तों जैसा तकद्दुस रखती। ये जो आतंकी जिहाद कर रहा है और धर्म का नाम ले रहा है, दरअसल ये इनके लिए धंधा है। पाकिस्तानी आर्मी, मसूद अजहर, हाफिज सईद और इन जैसे जितने हैं, ये आतंकवाद के नाम पर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और कमाई करते हैं। जरा ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं क्या करते हैं। एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसकी एक तस्वीर है कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए तो आतंकी के जनाजे में सेना के लोग पहुंचे। और यह भी पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि मुनीर के कहने से हेडक्वार्टर से कहा गया कि सेना जाएगी तो वहां पहुंचे। यानी एक बात साफ है कि कैसे आतंक और सेना आपस में एक साथ मिले हुए हैं, कैसे दोनों मिलकर कमाई कर रहे हैं आतंकवाद के नाम पर और पैसा कमा रहे हैं। अब मैं आपको सच बताता हूं, आतंकवाद के बिजनेस बनने की वजह है इसमें मोटी कमाई, क्योंकि बड़े बड़े आतंकी संगठन जिहाद के नाम पर खूब वसूली करते हैं। पाक आतंकियों को तस्करी, वसूली, अपहरण, दान से पैसा मिलता है। भारत विरोधी जिहाद के नाम पर बहुत विदेशी फंडिंग मिलती है। 2024 में ज़कात के रूप में इस्लामी दान में 6000 करोड़ रुपए मिले। दावा है इन पैसों का एक हिस्सा आतंकी ढांचे पर खर्च होता है। इस पर पाक नेता फजलुर रहमान ने खुद अपने देश की पोल खोली, कहा इस्लामाबाद से निकले पैसों में 10% आतंकियों को जाता है। लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे गुटों से पाक सेना के कनेक्शन है, क्योंकि आतंकियों के जनाजे में मुनीर की सेना शामिल होती है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई भी आतंकियों की फंडिंग और मदद करती है। पाकिस्तान की संसद में वहां की फौज को लेकर जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक पाक सेना का बिजनेस करीब 40 अरब डॉलर का है, जो पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था का करीब 10% हिस्सा है, क्योंकि मुनीर की सेना देश में करीब 50 कंपनियां चलाती है। इसमें इंडस्ट्रियल पार्क, बैंक, बेकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस है, फर्टिलाइजर, होजरी कंपनी, डेयरी फार्म, सीमेंट प्लांट शामिल है। सेना के पास इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ जमीन है। पाकिस्तानी फौज ये पूरा धंधा आतंकियों की मदद से हैंडल करती है। तो ये पूरा नेटवर्क है आतंक और सेना का। एक आतंक बढ़ाता है, फैलाता है, दूसरा उस नाम से उगाही करता है और दोनों का धंधा, बिजनेस चल रहा है। अब देखिए जरा किसके पास कितना पैसा है, किसकी कितनी कमाई है। सबसे पहले देखिए हाफिज सईद से पहले मसूद अजहर यानी जैश की कमाई। पाक के आतंकी संगठन जैश के पास बहावलपुर में बहुत जमीन है। मसूद के आतंकी संगठन का मुख्यालय करीब 18 एकड़ में फैला है। इसके अलावा जैश के पास करोड़ों रुपए की 30 संपत्तियां और 3 ट्रस्ट भी हैं।